साथी तेरे जैसा ना ज़मीं तो क्या जो तू कहे मैं तो चाँद पे तेरे साथ चल रहा हूँ जस्ट लाइक दैट। ये नाज़िया हसन और ज़ोएब हसन का एरा जो है, इससे तक़वियत मिलती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वन वर्ड शो के साथ फराज अहमद के साथ हाजिर है और आज आप देख रहे हैं मैं कितना खुश और कितनी मेरी सोल जो है हैप्पी लग रही है बिकॉज ऑफ नदीम जाफरी। और इन्होंने जो स्टार्ट भी लिया है वो इस अमेजिंग, क्या वॉइस क्वालिटी है नदीम भाई की और क्या पर्सनैलिटी के आदमी हैं, हम क्या बताएं इनको। नदीम भाई सबसे पहले सर आपको वेलकम है। और नदीम भाई लंदन और यूरोप में आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं सर। मैं जब बात होती है, कभी कोई चीज़ होती है, आपका म्यूज़िक चल रहा होता है, सर ये बताएं कि क्या ऐसा लंदन वालों ने या उन लोगों ने किया है कि आप अब तक वहाँ पे आए ही नहीं है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक ऐसी बात है कि इत्तेफाक है। ये सफ़र कब आपने कहाँ करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, ये कुछ ज़िंदगी के मामलात के साथ जुड़ी होती हैं चीज़ें। इत्तेफाक है मैं जब भी लंदन गया हूँ तो कोई लंबा स्टे नहीं कर पाया, बल्कि ट्रांजिट में गया हूँ और एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और वहीं रहा और फिर आगे चले गए। मगर दुनिया के काफ़ी हिस्से ऐसे हैं जो देखे हुए मेरे, जहाँ मैं गया हुआ हूँ। इत्तेफाक है कि वहाँ पे कोई शो भी नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, अब तक नहीं किया। इत्तेफाक है। यूएसए कनाडा में किए हैं, गल्फ में यूएई में सारे किए हैं, चाइना जापान में किए हैं, पता नहीं कहाँ किए हैं। अच्छा दोस्तों, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बिग न्यूज़ है कि नदीम भाई को इस पॉडकास्ट के बाद हमने इनको राज़ी करना है और लंदन ज़रूर लेके आना है। और लंदन में जितने इनके चाहने वाले हैं, जितने इनके प्यार करने वाले हैं, दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर देम। नदीम भाई इज़ कमिंग टू लंदन फॉर अ बिग शो इंशाल्लाह ताला। और ये अपने वो तमाम सुनों से लेके तमाम अपने जो नंबर्स हैं जो अभी तक हमारे दिलों के अंदर रहते हैं वो ज़रूर सुनाएंगे। नदीम भाई सबसे पहले ये बताएं कि सर वेयर आर यू दीज डेज, यू नो लाइक हम तमाम लोग आप एक बच्चे मन के सच्चे एक प्रोग्राम कर रहे थे। इससे पहले आपने एक बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम किया जिसमें आपने बच्चों को ट्रेन किया, एक बड़े एक रॉ एंगल से आपने बच्चों को निकाला और उसके अंदर मैंने सुना है बगैर कोई फीस नहीं लेते थे आप, कुछ नहीं करते थे और उनको खड़ा किया आपने। अभी जो पाकिस्तान आइडियल टाइप का चल रहा है उससे उसने बहुत बड़ा काम किया, आपने उन बच्चों को उठा के और एक सिंगर्स बनाया। सो व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज? 2002 मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जियो की म्यूज़िक बनाने के बाद जियो की जो टीम थी, जो सब रूए रवां जिसको आप उर्दू में सलीस उर्दू में कहते हैं, उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने बहुत से प्रोग्राम शुरू हो गए म्यूज़िक के और ये वो। और उसी दौरानिया में 3 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ, बच्चे बन के सच्चे, जो मैं एक दिन बैठा हुआ टीवी देख रहा था तो बच्चे बन के सच्चे चल रहा था टीवी पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये शो मेरा है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा ये बहुत मज़ेदार शो है, मुझे करना है। और अगले दिन इत्तेफाक से उस ज़माने में वो खालिद अनम और शहजाद नवाज़ जो थे वो हेड्स पोजीशन पे थे जियो की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम तुम्हें करना है क्योंकि इसका होस्ट नहीं मिल रहा और ये और वो। तो मैंने कहा ये तो पुराना होस्ट था कोई, रिफ्ता गालिबन या काज़मी नाम का कोई बंदा। तो वहाँ से वो मुझे लगा ये मेरा शो है और वो मैंने शो शुरू किया। 10 साल वो शो किया मैंने, 2012 तक, 12 तक किया। तो शो की परवाज़ कुछ ऐसे गई कि बच्चों की कोई भी शो में इस तरह बहुत सारे पॉलिटिकल लोग नहीं आते। वो इरादा था हमारा, और प्रोडक्शन टीम थी अब्बास सईद, ज़फ़र, मैं, हमने इस एक काम को पाए तकमील तक पहुँचाया कि ऐसे लोगों को शो में लाया जाए जिनसे, यानी कि फ़नून लतीफ़ा से हटकर भी लोग उसमें आए। तो जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ कह लें आप उनको, या आजकल तो देखिए टीवी पे सब आते हैं तो शोहरत का ग्राफ जो है उनका वो किसी भी हीरो जैसा हो जाता है। और ख़ास तौर पे कुछ इंस्पिरेशनल ऐसे लोग जैसे पुराने क्रिकेटर्स, स्कॉश प्लेयर्स, और उसमें साथ में आर्मी ऑफिशल्स जो हैं, वो उस ज़माने में मुशर्रफ साहब का दौर था और एक बड़ा रिमार्केबल पाकिस्तान के लिए दौर है वो। उस दौर को पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कभी भी भुला नहीं सकता।
वो उस दौर में मेरा इरादा ये हुआ कि हम ये करेंगे। अब्बास सईद, मैं और ज़फ़र हमने प्लान किया कि मुशर्रफ साहब खुशियों में आना चाहिए बच्चों के। तो हमने कुछ दिन थे ऐसे 14 अगस्त, 23 मार्च, ईद, बकरीद, जो स्पेशल डेज़ होते हैं, इनमें ये प्लान किया कि हम इन लोगों को लेके आएंगे शो में। तो अब ये सारे लोग गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, किसी को यकीन ही नहीं आता था कि भाई ये शो में आएंगे। उस ज़माने में पॉलिटिशियंस इतने टीवी पे आते भी नहीं थे इस तरह अब आते हैं, और अब तो प्रोग्राम भी बहुत सारे इन पे बेस्ड होते हैं, मगर उस दौर में ऐसा नहीं था। हर कोशिश की और कुछ कहते हैं ना, अनथक मेहनत के बाद एक नया एरा स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर हम 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर कौमी दिन जो हमारे हैं और भी दीगर जितने हैं, और 25 दिसंबर और दीगर कौमी दिनों और ईद बकरीद पर हम जो है प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को अप्रोच करते थे और उनके साथ शो करते थे। तो उस शो का ग्राफ बिल्कुल चेंज हो गया। बच्चों का कोई भी शो ऐसा नहीं रहा। नहीं था। सोहेल राना साहब के ज़माने में भी वो 14 अगस्त पे प्रेसिडेंसी जाते थे, मगर कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बैठ के बच्चों के साथ बातें और गाने नहीं गाता था। तो शो की ख़ास बात ये थी कि हम इन सारे लोगों को लेके आए और उनकी वजह से बच्चों में ये शो बहुत मकबूल। और नदीम भाई, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी आपकी कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ और उस जैसे बड़े बड़े लेजेंड आज से पहले, जी जी, आपकी मैंने तस्वीरें देखी हैं कि वो किस तरीके से आपने उनको पिच किया कि अब आप आना चाहिए, और जो बच्चों का रिएक्शन कैसा होता था कि जब वो देखते थे कि इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की सेलिब्रिटीज और इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते थे, तो उनसे सवालात क्या बच्चों वाले छोटे छोटे करते हुए, कितना मजा आता होगा। हम बनाते थे बड़े मज़े मज़े के, और मुशर्रफ साहब वाला शो जो था हाईएस्ट रेटिंग का शो है आज तक वो, अच्छा। क्योंकि तकरीबन वो 2 घंटे रिकॉर्ड हुआ, अवान सदर में रिकॉर्ड हुआ। उनकी बेगम साहिबा मुशर्रफ साहिबा और मुशर्रफ साहब ने वो शो एक्चुअली बंदे पर डिपेंड करता है। वो खुद फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा थे, उनको भी शौक था गाने का, बजाने का, और मेरा हवाला एज अ सिंगर एग्जैक्टली। पाकिस्तान से जो जुड़ा हुआ है वो 30 साल 35 साल से इसी शोबे के ज़रिए। तो उन्होंने सुनते ही कहा कि भाई ये शो करेंगे। वो देखते थे इस शो को, मेरे शो के पहले से वो ऑडियंस थे मेरे शो। तो वो हमने गुजारिश की कि बेगम साहब को बुलाया, उनको भी वो ले आए। वो शो इतना अच्छा हुआ और उन्होंने किसी भी किस्म की हेजिटेशन किसी भी मामले में नज़र नहीं आई मुझे। वो इतनी बेहतरीन शख्सियत थी कि उन्होंने गाना भी गाया, खड़े होकर झंडे भी लाए, बच्चों के साथ बातें, मतलब सवाल थे उन्होंने बड़े मज़े मज़े ही किए। मुझे उन्होंने बड़ा कॉर्नर किया, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े अच्छे तो वो बच्चों को कहते थे भाई इतने बड़े बाल कौन रखेगा। उस शो के सवालात अच्छा, वो हाइट बन गई होगी उसके साथ। बहुत मज़ा आया। फिर ये एक ट्रेंड बन गया, सारे गवर्नर्स और जितने भी पॉलिटिकल, अच्छा, वो आने शुरू हो गए उधर। वो आने शुरू। अच्छा, इसके अलावा आपने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर ना ना सिर्फ एक रॉ बच्चों को आपने लिया, ट्रेंड किया उनको, और ट्रेंड करने के बाद उनको आपने मेन स्ट्रीम तक पहुंचाने के लिए उनको पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म भी दिया। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा बता आपका? रहा था आपको कि 10 साल मैंने ये शो किया, 10 से 11 साल जी जी। नॉन स्टॉप। एक बीच में हैडल आई थी 2009 में, वो छोड़ा है मैंने एक 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। और फिर एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है हमारा मेडिकैम टूथपेस्ट, जी। उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने गुजारिश की कि पुराने होस्ट जो हैं, बीच में कोई और शो करने लगा था 4-6 महीने के लिए, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें वही शो, वही होस्ट चाहिए। तो फिर मैं दोबारा मैंने शुरू किया। तो फिर हमारे स्टेट चैनल ने मुझे अप्रोच किया, पीटीवी ने, जिसमें जो एमडी थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जिस तरह आप कर रहे जियो पे अभी अपने कॉमी चैनल के लिए आप शो करें। तो वहाँ से फिर एक नया दौर स्टार्ट हुआ और उस प्रोग्राम का नाम था है जूनियर स्टार्स नदीम जाफरी के साथ, और उसमें एक नया तजुर्बा करने को मिला। मैं अल्लाह ताला से दुआ ये मांगता हूँ कि मुझे वो काम करने के मौके मिले जो किसी ने ना किए हों, और मैं बहुत खुल के अपने ख्यालात को जो है वो मंजर आम पे ला सकूं। तो उस प्रोग्राम के अंदर बच्चे म्यूजिक सीखते थे मुझसे। उसका एक पार्ट बच्चे बन के सच्चे था और एक पार्ट गाने का, हमने उसमें गाना अच्छा मिक्स किया होता है। और उससे छोटे छोटे तो बच्चे थे, हम हर साल ऑडिशन अनाउंस करते थे हर सीजन के। तो आउटस्कर्ट से जो लोग आते थे ना, दूर दूर से, साहिवाल से, चकवाल से, मंडी बहादुरी, यानी कि वो जो बच्चे आते थे उनके माँ बाप उन्हें लेके आते थे। तो वो बहुत सारे लोग बहुत गरीब भी होते थे उनमें, और वो छोटे छोटे होटलों में ठहरे होते थे, और पीटीवी के उस ऑडिशन के अनाउंसमेंट के बाद वो अपने बच्चों को जो गा सकता है उसको लेके आते थे। तो बाज़ औक़ात वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते थे, और उनको प्रोड्यूसर जो हमारे थे वही कहते थे कि यार नदीम भाई तो जाने मत दो, ये बच्चा
अच्छा है इन। तो मैंने एक दिन एक फादर को खड़े हुए लॉबी में रोते हुए देखा। मैंने से पूछा, गरीब आदमी था, हारी किसान था, कहता है कि मेरा एक ही बच्चा है जिसको गाना आता है और मैं 3 दिन से यहाँ ठहरा हुआ हूँ और मेरे बच्चे को वो कह रहे हैं कि ताल में नहीं, सुर में नहीं। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा बच्चा? तो मैं मेकअप रूम की तरफ जा रहा था, तो उसने कहा वो बाहर है। तो कोऑर्डिनेटर्स आ रहे कहने लगे नहीं नहीं, भी ना बुलाएं इनको। मैंने कहा नहीं बुलाओ, अभी मुझे बुला। तो वो बच्चा है, तो बच्चा भी रो रहा था, छोटा सा बच्चा था, 10-11 साल का, नाम नहीं लूँगा मैं। आप बहुत बड़ा फनकार बन चुके हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, बिकॉज मेरा काम था रिकॉर्डिंग, जी जी बच्चों की नोक पलक ठीक करके फिर अच्छे अच्छे गाने नशर करवाना। जी जी। मगर वहां मुझे ख्याल आया कि इस बच्चे को मैं दोबारा ऑडिशन कर लूं। मैंने उसका ऑडिशन लिया, तो मुझे लगा इसमें काम हो सकता है, क्योंकि जो ऑडिशन लेने वाले होते हैं बाज़ औक़ात वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं होते, और जल्दबाजी करते आज तक ऐसा ही है। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से ये करम नवाजी है कि कुछ सही लोग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क, ये सारे निज़ाम चल रहा है। तो उस वक्त वहाँ पर मैं मौजूद था और मैंने उन बच्चों को सेलेक्ट करना शुरू किया जो दूर देश से आ रहे हैं, दूर देश मतलब शहर के दूर से आ रहे हैं, और उनको यहाँ पर रहना भी है, अपना खाना पीना भी मैनेज करना है, और सिर्फ इस काम के लिए कि बच्चा ऑडिशन में पास हो जाए। तो वो मुझे लगा ये एफर्ट बहुत बड़ी है किसी की, इसको उस तरह ज़ाया ना किया जाए। और मुझे लगता है यही जो छोटे छोटे ख्याल है ना, उनको हम रद्द कर देते हैं दिन रात। फिर हुआ ये क्या उधर? ख्याल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बातों बातों में मैं ये भी चाहता हूँ जो भी जब भी जहाँ लोगों को पता लगे, उसको सही एक बात। अच्छी बात जो है वो सीखने को मिले, और यही मकसद है आपकी ज़िंदगी का कि जो सीखा है आपने वो ज़रूर बेशक बेशक बेशक। आप रहें लोगों को। तो मैंने उन बच्चों की टीम बना ली और स्टूडियो में उनको सिखाना शुरू कर दिया। किसी को कुछ ठीक कर रहा हूँ, कुछ ठीक कर रहा हूँ, कीबोर्ड लेके बैठ गया। वो बच्चे भी जो जो कुछ जा चुके थे नाउमीद होके, वो आने लगे। फिर जो हमारे जीएम थे वो क्या नाम था उनका, नाहिद हसन जैदी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप क्लास ले रहे हैं, आप ये वो सिखा रहे हैं, क्या करें, तो शो कर रहे हैं आप क्लास ले रहे हैं? तो मैंने कहा ये मैं तो सिखाना चाहता। तो जो पीटीवी का पहला फ्लोर है जहाँ म्यूजिकल स्टूडियो है बहुत बड़ा, और वहाँ पर पुराना सिस्टम लगा हुआ रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी लॉबी बहुत बड़ी है। मैंने उनसे वो मांग ली कि भाई मुझे दे दे, तो उन्होंने मुझे डेडिकेट कर दी कि भाई सिखाएं बच्चों को। वाह। तो हम एवरी सैटरडे एंड संडे वहाँ पर मैंने क्लास लेनी शुरू कर दी। जितना सीखा है मैंने ज़िंदगी में, मुझे क्या आता है मगर जो भी आता है, तो उन बच्चों को मैंने वहाँ सिखाना शुरू कर दिया। और वो बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे लगन में कि अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 4 बजे वहाँ मौजूद होते थे। इनमें से कुछ बिल्कुल बच्चे थे जो शॉर्ट्स पहन के नहीं आते थे, 6-6 साल के। अरबाज खान, हाँ। गोल मटोल से एक बच्चा था, वो माशाल्लाह ही इज़ अ पॉप सिंगर। इस तरह बहुत से वसीम, अनवर, फबिया हाशमी और नबीहा, ये आइडल में भी बच्चे गा रहे हैं। तो अच्छा। मैंने इन बच्चों को 10 साल पे मेहनत की है, और कोरस करना, कहीं रिकॉर्डिंग में खड़े होकर वोकल्स को समझना, म्यूजिक को समझना। मेरे जितने बच्चे हैं 40-50 बच्चे जितने भी थे, और जिनमें से ये 36-37 आ गया है, इन सब की ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि अगर कंपोजर में कहता है कि ये स्केल और ये की है, तो उसकी हार्मनीज, बैक वोकल्स खुद पूरा ट्रैक गा के फाइल कर देते हैं। तो लोग बड़े परेशान होते हैं। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है फाखिर। जी फाखिर को बच्चों का गाना बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो एक स्टूडियो में पहुंचे, तो वहाँ बच्चों कॉल किया गया, तो भाई एक बैच आ गया पूरा। तो उन्होंने कहा चाहिए नदीम जाफरी साहब, नदीम जाफरी साहब के। वो इतना खुश हुआ, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है यार व्हाट अ सेल्फ थैंकलेस जॉब यार। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैं तुम्हारी टीम से मिला, एक तो वो बच्चे बहुत प्यार करते हैं तुमसे, दूसरा वो इतने ट्रेंड बच्चे हैं कि उन्हें सब पहले से पता है। मैंने कहा हाँ, मैंने उनको सब कुछ सिखाया है, कोशिश की है। तो है ये ऐसी थैंकलेस जॉब जिसमें आपको बस इसीलिए कहते हैं ना कि उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए। दिल और खुश होता होगा। 10 साल ये काम करने के बाद उसके सेशंस थे बड़े ज़बरदस्त। और वो सेशंस ये थे कि एक्टिंग, म्यूजिक, थिएटर, बैकग्राउंड म्यूजिक और अच्छा इंसान बनना, ये सब सिखाया गया उसका। वाह। उसके सीजन्स थे, सीजन 3 तो था, जूनियर स्टार्स था, पता नहीं पीटीवी के आर्काइव में वो यूट्यूब पर है, अब नहीं है, बहुत से हैं भी। वो बड़ा ज़बरदस्त था। पेरेंट्स काउंसलिंग पे था वो, सीजन 3 या सीजन 4। इसमें हम माँ बाप को बिठाते थे और बच्चों को भेज के माँ बाप से बात करते थे, और फिर बच्चों से बात करते थे माँ बाप की मौजूदगी। तो उसमें खवातीन और जो माँ बाप आते थे, वो खवातीन बाज़ औक़ात रो पड़ती थी कि बच्चे शिकायत कर देते थे मुख्तलिफ बातों की, जो कि
कंप्लेंट्स बच्चे नहीं कर पाते, और मी बीइंग देयर फॉर द कास्ट 15-20 ईयर्स उनसे वो बातें मैंने करवा लेता था और उनके मसले हल होते थे। तो वो एक बड़ा अच्छा सेशन था, 6 महीने वो यानी इस प्लेटफॉर्म को आपने ओवरऑल एक बहुत अच्छे तरीके से जो है एक पैकेज बना दिया, जिसके अंदर ओवरऑल फैमिली को भी और उनकी जो बच्चों के अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल की चीज़ें थी उनको भी आपने अपग्रेड किया और उन लोगों को किया। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं, अगर हम इस टाइम पे हम जा रहे हैं, क्योंकि वी नो यू एज 90s superstars, like you was one of the के हर घर में आपके गाने सुने जाते थे, आपके म्यूजिक का, आपकी शायरी का, आपके गानों के अंदर आप खुद शायरी भी करते थे। तो जरा 90s के जो अभी बच्चे जो देख रहे हुए, जो जिनको नहीं पता 90s का दौर कैसा था, और जिस टाइम आप वहाँ पे शोज करते थे, कितने बड़े बड़े शोज होते थे, जरा सा एक ग्लिप बताइएगा। देखिए, नाज़िया हसन, ज़ोहेब हसन जिनके गाने तो शुरू किया मैंने, शायद सबकॉन्शियस में ये बात है, उस ट्रैक के अंदर बिल्कुल अरेंज्ड मौजूद है कि म्यूज़िक सुनना शुरू हुए हम आलमगीर, मोहम्मद अली शकी, नाज़िया हसन, ज़ोहेब हसन, और इससे पहले ही कुछ फनकार मुझे बहुत पसंद है, मगर वो हमने बहुत देखे नहीं क्योंकि उनको सुना, महमूद रुश्दी साहब या मेहदी हसन साहब। तो जो म्यूज़िक पसंद आया और जो अडॉप्ट किया, क्योंकि लिसनिंग जो थी वो हर किस्म की म्यूज़िक की थी मेरे घर में। बड़े बहन भाई और कज़न्स जो थे वो वेस्टर्न बैंड सुनते थे, और उस दौर के जो मशहूर तरीन बैंड्स थे, बे सिटी रोलर्स और केसी एंड द सनशाइन बैंड जैसे लोग थे। तो जो डेवलप हुई चाहत म्यूज़िक बजाने की, वो इसी किस्म का एक मजमूआ, एक मिक्सचर था ईस्ट और वेस्ट का। तो वो नाज़िया और ज़ोहेब से शुरू हुई बात, और उसके बाद आलमगीर शेखी, फिर दीगर लोग आए, तहसीन जावेद और हसन जहांगीर, इस तरह के बहुत सारी, चलते बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी आए बीच में, जो एज सिंगर्स और म्यूजिशियंस बहुत बड़े लोग थे। और उस दौर में म्यूज़िक का टेस्ट बदल रहा था, जिस तरह हर दौर में फैशन बदलता है, सोच बदलती है। जी। तो वो एरा मैं समझता हूँ कि जब 90s से जुड़ा है, जब मैंने म्यूज़िक बजाना शुरू किया, और मैं मेरे बैंड से, अंडरग्राउंड बैंड्स कहलाते हैं, टर्म है अंडरग्राउंड बैंड्स, जबकि अंडरग्राउंड क्यों कहेंगे उसको, जब हम शोज करते थे बहुत ज़्यादा। तो बारबेरियंस, FRDZX, फाइनल कट, पावर हाउस, ये वो बैंड थे जहाँ जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस म्यूजिक से बहुत सारे यानी कि हम अपने गाने भी जो बनाते थे वो फ्यूजन होते थे ईस्ट और वेस्ट के। तो इस दौर में कॉन्सर्ट्स ऐसे होते थे कि लोग दीवारें फलांग फलांग के शोज में आते थे। आज तो कुछ और माहौल है, बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है सिस्टम, कॉन्सर्ट भी कम हो गए। उस ज़माने में कॉन्सर्ट्स बहुत हो, और वो जो गली मोहल्ले के शोज होते थे ना, वहाँ से शुरू हुई थी कहानी कि मैं कीबोर्ड बजाता हुआ एक दिन किसी के शो में गली में पाया गया, और घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे। तो पहुँचे मुझे मेरे वाले भाई बड़े दोनों लेने के लिए, तो बड़ी डांट पड़ी मुझे, क्योंकि मैं रात के 12 बजे तक कीबोर्ड खड़ा होकर दिख रहा था, और वो कीबोर्ड बजा रहे थे रॉबिन जॉन साहब, बड़े कीबोर्डिस्ट हैं पाकिस्तान के। तो इस लगन ने आगे बढ़ावा दिया, और फिर जब सोच अच्छी रखनी चाहिए इंसान को, मेरी सोच ये थी कि अगर मैं कीबोर्डिस्ट बनूंगा तो सबसे आला तरीन और अच्छा होना चाहिए मुझे। तो सेशन प्लेइंग जो होती है ना, कि आप किसी बैंड के साथ या किसी जगह बजा रहे हो, उसका स्टैंडर्ड भी बड़ा इम्प्रूव करने का दिल चाहता था, कि म्यूजिशियंस को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, एक बेचारा म्यूजिशियन पूरी रात बजाता है और उसके बाद उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, सिर्फ सिंगर को इंपॉर्टेंस मिलती है। तो सेशन प्लेइंग को अच्छा करने का एक रुख मिला कि कुछ बड़े बैंड्स और बड़े मशहूर सिंगर, जिनको हमने बहुत सपोर्ट भी किया, सजाद अली, जुनून और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ बहुत सीखा मैंने। जब पीटर गैब्रियल के बाद वो आए हैं पाकिस्तान, तो उनके साथ लाइव सेशन करते थे सलमान अहमद, मैं और फैसल जमाल हमारे ड्रमर, और समीर अहमद जो आतिफ असलम के बेस, हम 4 लोग खान साहब का वेस्टर्न पार्ट बजाते थे, जो कि उस वक्त लाहौर में जो कई बैंड थे वो उस वक्त इतने मॉडर्न नहीं थे ऑनेस्टली, कि वो उस पार्ट को बजा सकते, या खान साहब को नहीं मिले वो वाले बैंड्स थे भी नहीं बहुत ज़्यादा, 90s की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमें सेलेक्ट किया और हम वो पार्ट बजाते थे उनके साथ, जो उनका टिपिकल बड़ा डिफरेंट साइकिडेलिक और फ्यूज्ड वेस्टर्न और ईस्टर्न का एक फ्लेवर था उनका। लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट वाज द मूवी जिसके लिए वो पिकअप हुए थे यहाँ से। पीटर गैब्रियल टुक हिम टू हॉलीवुड। तो वो जब वापस आए तो
रात को फरमाने लाई की कवाली से पहले वाले कवाल थे वो, जी जी जब वो आए तो वो दी नुसरत फतेह अली ये खान दोस्तों थे। पहले हाँ तो उन्होंने जब हमें सुना तो उनको लगा कि ये म्यूजिक चाहिए। एम्बेसीज के जो शो होते थे और जो बड़े जो ऐसे लोग जो वेस्टर्न ईस्टर्न म्यूजिक सुनना जानते हैं, उनके घरों पे जो शोज होते थे वहाँ पर वो कवाली के साथ वो फ्यूजन भी सुनना चाहते थे जो पीटर गैब्रियल ने उनके साथ किया था। तो हम वो वाला पार्ट बजाने उनके साथ आए थे। उस दौर में बहुत सीखा। सजाद अली और हम पड़ोसी थे करीब करीब के, और सजाद अली का भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन थी उस वक्त। वो बाबरी चकोरी वाले एंगल से निकल के कुछ वेस्टर्न करना चाहते थे। तो फराज अलवर जो हमारा गिटारिस्ट था, जी जी पावर हाउस हमारा बैंड था, हम लोग जैम करते थे रिहर्सल। जी जी और सजाद अली वहाँ से अक्सर गुजरते हुए हमें अप्रोच करते थे, और सजाद अली के वालिद और मेरे वालिद और हम लोग एक ही इमाम बारगाह मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। अच्छा तो वहाँ से दोस्ती हुई। तो सजाद का भी तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है टुवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक। तो ईस्टर्न क्लासिकल गाता हुआ रहा था ना वो। जी 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 पावर हाउस इज द बैंड एक्चुअली विच सपोर्टेड सज्जाद अली, और उनके शुरू के सारे गानों में हम लोग बजा रहे हैं। और भी लोग हैं हमसे अच्छा। पहले के कुछ लोग हैं, जमाल अफरीदी, आमिर रशीद, ये लोग हैं। उनके वीडियोस में भी हैं। 2 वीडियोस आए थे अगर आपको याद हो, बेबिया और बोलो बोलो, बोलो बोलो जी हम ही लोग बजा रहे हैं। बेबिया में मैं नहीं हूँ, बोलो बोलो में मैं हूँ। उसके बाद सजाद ने कहा कि मेरे साथ बजाओ, तो पावर हाउस स्प्लिट हो गया। कुछ लोग सजाद अली के साथ बजाने लगे, कुछ लोग जुनून के साथ जी उनके साथ गाना। अली इस्मत और सलमान अहमद ने जुनून बनाया था, और उनको भी पूरी टीम चाहिए थी। तो हाफ ऑफ द पावर हाउस यूज्ड टू बैकअप जुनून एंड सजाद अली, एंड इन द सेम टाइम फिर नुसरत फतेह अली खान साहब मिले। तो इन लोगों के साथ ये दौर शुरू हुआ। फिर 94 में आई डिसाइडेड टू गो सोलो। हाँ यही मैं पूछना चाहता हूँ व्हाट थिंग कम्स इन योर माइंड ऑन लेकिन मैं 94 सबके में? लिए गाने बनाता था, अच्छा लोग इंट्रोड्यूस कराता था। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मेरे इंट्रोड्यूस कंपोज भी करते थे आप, उनकी शायरी भी करते थे उनकी? हाँ, मैं कंपोजर हूँ, शायरी भी करता था। बहुत सारे गानों में अब तो वो ट्रेंड ही खत्म हो गया, कैसेट के पीछे लिखा होता है। हाँ सजाद अली, अली हैदर, कोमल रिजवी, जुनैद जमशेद जब वाइट स्टैंड से अलग हुआ है तो भी मेरे ही बैंड ने सपोर्ट की उसको, मैंने उसको बैंड बना के दिया। और मैंने, जुनैद ने और कोमल ने बहुत अरसे, और नजम शिराज ने एक साथ बहुत शोज किए कराची में। एक टीम बन रही थी कोमल की, मेरी और जुनैद की, लेट जुनैद जमशेद। तो वो शोज का ये आलम था कि लोग एंटरटेनमेंट अपने लोगों की जब इस तरह देखते थे जैसे वो वेस्टर्न बैंड्स को देखते थे, तो हम खुशी से दीवाने हो जाते थे। चलो। और मुझे आज तक याद है, नश्तर मरी को कौन था या कौन सा था, खवातीन का था, पूरा पेशावर गए मैं, जुनैद और कोमल, और उन खवातीन ने जो पजीराई दी है हमें कि वो कहती थी जैकेट उतार के रहो, हमें जैकेट चाहिए तुम्हारी। अच्छा वो जो प्रॉपर पॉप सिंगर्स को एटीट्यूड मिलता है, जो एक वेस्टर्न के अंदर माहौल वो होता था। हमने उस दौर में देखा। वो कन्वर्जन था, लोग उस म्यूजिक के की तरफ आ रहे थे। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1989, म्यूजिक 89 म्यूजिक के डिपेंड वहाँ से शुरू हुआ था ये। तो ये उसी तरह फिर 90s में कैरी हुआ और 2000s में आया। 2002 में जब वो ये जल बैंड आया, आदत वगैरह, तो लोगों ने कहा कि यार ये वो म्यूजिक है जो तुम लोगों ने शुरू किया था एग्जैक्टली। तो इसकी पहचान, कोई भी आप पौधा लगाते हैं उसको फल लग से इनिशियल होती है। तो वो म्यूजिक जो हम बजाते थे शुरू में मेहंदी शादियों में भी, हम तो वही बजाते थे जी वैसे। जी जी लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते थे, ज़ाहिर हम वेस्टर्न बैंड्स बजा रहे होते थे। तो उसको सुनना शुरू किया लोगों ने 2002, 3, 4 में, और फिर वो रच गया। अब आज आप उसके अलावा ही कुछ नहीं। होते हैं नदीम भाई। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तानी फिल्म्स की, जिस तरह एक दौर था पाकिस्तानी फिल्म्स का, बहुत बड़ा नाम होता था पाकिस्तानी फिल्म, चकोरी और जो नदीम साहब की फिल्में होती थी। फिर ये लोग शिफ्ट हो गए लाहौर, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा जवाल हो गया। डोंट यू थिंक अबाउट कराची के जो म्यूजिशियंस, कराची के जो सिंगर्स थे उस दौर में 90s में, जो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नाम किया हुआ था अपना, एक नए नए बैंड्स आ रहे होते थे, नई नई चीज़ें आ रही होती, जो वैरायटी कराची के लोगों के सिंगर्स ने दी थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्टिल पीपल मिसिंग देम? जो समझ पाया हूँ आपके सवाल को मैं, उसमें एक बात यह है कि कराची आप बार बार कह रहे हैं। जी देखिए, किसी भी दुनिया में ऐसे मुल्कों का जो हब होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है, वो वही शहर होता है जहाँ तिजारत भी होती है, समंदर के पास होता है। सर, हर चीज़ जो उस शहर का हासा होती है, वो देखें आप, वो फिर पूरा मुल्क, और अगर उस मुल्क की पहचान अच्छी है और उसकी वो चीज़ मशहूर हो रही, तो फिर पूरी दुनिया उसको फॉलो करते हैं। कराची लकीली वो शहर है जो जहाँ से फैशन हब है, और म्यूज़िक कल्चर बहुत
बेहतरीन पनपता देखा गया। और फिर गिरदनवाज से लोग आए यहाँ पे और मिक्स कल्चर हो गया। बहुत लोग लाहौर से, पेशावर से, हर जगह से लोग आए यहाँ पे, पूरी दुनिया से लोग आए यहाँ पे। वो जो यहाँ ट्रेंड बनता था वही फॉलो होता था। आज भी ऐसा ही, आज भी पूरे मुल्क से लोग कराची ही आते हैं कोई नया काम सोच के, चाहे वो तिजारत से मुंसलिक हो, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा से हो, कल्चर से हो, या शायर हो, या कोई भी, इवन तज्जिया निगार तक जो हैं बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी, वो जो लाहौर में बहुत बड़ा एक हब था फिल्म का, जहाँ से आप बात करें, वो कराची ही था असल में। लाहौर बहुत बाद में हुआ है और लाहौर बहुत बड़ा हब बना, मगर ट्रेंड्स हमेशा कराची से निकले। मगर इससे अच्छी बात यह है कि फिर और शहरों ने भी उसको मैच करने की कोशिश की, अडॉप्ट किया। हर तरह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की। क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह जहाँ मिक्स कल्चर है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, वहाँ नित नई चीज़ें, नित नए ख्यालात, आइडियाज़ पनपते हैं, तो सब लोगों ने मिल के यहाँ पे काम किया। ये अच्छी बात है। बहुत से लाहौर के आर्टिस्ट यहाँ शिफ्ट हुए, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। मुझे याद है एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, राहील राव यहाँ आए, उन्होंने फिर यहाँ पर बहुत काम किया। बहुत से आर्टिस्ट, नबील ज़फ़र, फैसल कुरैशी, मारिया वास्ती, बहुत, मतलब हर इंडस्ट्री, ड्रामा हो, म्यूज़िक हो, पहुंच गए थे। वो यहाँ पर फिर उसका स्टार्ट जो है वो अलग तरीके से हुआ। अब इस शहर के बहुत से लोग हमेशा से निगलेक्ट होते रहे, वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मगर इतना बरसमीर तस्करा करना ज़रूरी है कि इंसान बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ों में इस बात को मलूज़ ख़ातिर नहीं रख पाता कि जो लोग वसीला बने हैं उसके, और जिन लोगों से उसने इल्म या फ़न लिया है, अडॉप्ट किया है, उनको वो दर्जा ज़रूर दे वो ज़िंदगी में। उससे एक्चुअली होता क्या है कि इदारे बन जाते हैं, मदार, यानी कि उससे स्कूल बन जाते हैं। अगर जैसे पीटीवी एक स्कूल है, मैंने अभी शुरू में भी कहा कि पीटीवी से लोग निकले, तो उसी तरह अगर हम अपने इस शहर को हब मानते हुए, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने हर शहर से आने वाले सिंगरों को, डायरेक्टर्स को, शायरों को प्रमोट किया है, उनके नगमे प्रोड्यूस किए हैं, उनको ट्रिब्यूट्स दिए हैं, उनकी वैल्यू एक स्टेशन की मानंद होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हर जगह हद दर्जे नहीं हो पाई, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कराची निगलेक्ट हुआ। जो टैलेंट है वो प्रमोट होता है। आज भी देखें, पर इसमें कुछ नदीम भाई, कराची के सिंगर की भी गलती है कि आपस में उन्होंने एक दूसरे की मदद भी नहीं करी है। जो मुझे दिखता है कि जो एक इंटरनेशनल सिटीज़ में एक दूसरे की हेल्प करके और एक दूसरे को आगे बढ़ा के काम किया जाता है, वो मैंने देखा नहीं। जेलसी और ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा देखी है छोटी सी मनफी बात है, मगर अब आपने इसका तज़किरा कर दिया है तो मैं बताऊं, ये एक फितरी अमल है और हर जगह होता है। इंसान अपने आप की बेहतरी चाहता है, और जब वो हद दर्जे सिर्फ वो ही चाह रहा होता है, दूसरों को निगलेक्ट करता है, तो वहाँ बिगाड़ आता है। चाहे वो मौसीकी हो, फैशन कोई भी हो। इंडस्ट्री हो, कोई भी इदारा हो। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको हम मीडिया कहते हैं, यानी कि जिसका मैंने जिक्र किया, फिल्म्स, ड्रामास, म्यूजिक, शायरियाँ, और ये बहुत कुछ लोगों को सिखा सकते हैं। और पिछले, कमिंग बैक टू दिस टाइम, हम तो 90s में बैठे हैं अभी, 2025 में आप अगर गौर करें पिछले 10 सालों में कितनी मूवीज, वेस्टर्न हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, पाकिस्तानी मूवीज ऐसी हैं जो, और ड्रामे, खासतौर पे हमारे ड्रामे जी, और हमारे गाने, जिसमें से मेरा भी एक गाना है सोचो कभी, जिन्होंने लोगों की तरबियत की है। तरबियत की डेफिनेटली। और गाना सिर्फ महज एक ट्रेंड के बतौर नहीं बना कि खातून या इश्क या मौसम पे ही गाना बने, जबकि दीगर टॉपिक्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसको एक मदरसे की आप, यानी कि एक शक्ल दें इसको, किसी चीज़ को आगे पहुंचाने की, इंस्टीट्यूशन मीडियम को, इंस्टीट्यूट की, तो ये बहुत बड़ा सिक्योर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। और जहाँ जहाँ ये हुआ है वहाँ वहाँ लोग बहुत ग्रो किया, बहुत समझदार हुए, उनका कल्चरली भी और एकेडमिकली। ग्रो की अगर बात आती है नदीम भाई, अल्लाह का आप कितना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़बरदस्त एक तो टैलेंट तो दिया भी है, और यू आर मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ स्टाइल वेल कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, और तमाम नाज़रीन को बताऊंगा मैं भी, कि ये जो शायरी करते हैं इनके उस्ताद जॉन एलिया रह चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जॉन एलिया साहब से कोई जो बंदा मिल ले तो बहुत बड़ी बात होती है। ये उनके शागिर्द भी रह चुके हैं, और इनकी खुद की शायरी बहुत ज़बरदस्त शायरी। नदीम भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? आप सही कह रहे हैं। जॉन एलिया
मेरे उस्ताद गायबाना इस तरह हुए कि मैंने बचपन में जब भी उन्हें देखा, वालिद साहब की हम असरों में से थे मेरे, सईद अख्तर हुसैन डॉक्टर साहब, रईस अमरोही साहब के कुछ लोग, एक इनकी रईस साहब के छोटे भाई थे जॉन साहब। जी जी। फोन्स रखे होते थे रात को, वो टीआईपी वाले, अच्छा अच्छा। वो रात को बजता था तो वो अक्सर जॉन साहब जो होते थे वो अपना कोई शेर सुनाते थे कि अख्तर को ये शेर सुनाना है, अख्तर मेरे रेडी। तो इस उनसे इम्प्रेस था मैं बहुत ज़्यादा। वो बहुत समझ में उस ज़माने में नहीं आती थी, मगर उनकी रिहलत के बाद जो उनकी पजीराई हुई है, उसमें मुझे शायद नासिर काज़मी का शेर है या किसका मुझे याद नहीं, क्या है दस्तूर दुनिया खुदा मरते दम तक किसी ने ना पूछा, बाद मरने की मैयत को मेरी लोग सर पे उठाए हुए हैं। तो जॉन एक्चुअली ये शेर जब भी मैं सुनता हूँ किसी गज़ल में, आसिफ अली साहब एक गज़ल सिंगर थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे वो, उनकी पजीराई उनकी मौत के बाद ऐसी हुई है कि मैंने उनकी जब चीज़ें पढ़ी तो मैं शायर बन गया। मैं शायरी तो अपने गानों में करता ही था, मगर गीतिया शायरी होती है वो जिसके अंदर आप बहर और रदीफ काफिया का कुछ और स्टैंड होता है, वो अलग तरह ट्रीट किए जाते हैं, कॉम्पोजिशन बेस्ड मेलोडीज अलग तरह बनाई जाती। मुरस्सा मुनज़्ज़म शायरी करने लगा 4-5 साल से, 36-35 नज़में हो गई। तो मुझे ऑब्जर्व करने का जो टैलेंट मुझे मिला कि मैं इल्म से जो जज्ब कर सकता हूँ, उसकी वजह से बहुत सारे फ़नून मेरे चमके। उसमें सबसे मेजर म्यूज़िक समझना है, पियानो और कॉम्पोजिशन करना है। कुछ बारीकियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग फैले हुए दुनिया में जो बड़े-बड़े काम करते हैं, मगर कुछ बारीकियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी नज़र में आई। उसी तरह शायरी भी, मैंने इतना काम करने के बाद अब शायरी शुरू की, और शायरी शुरू भी ऐसे हुई थी कि जब इदराक इलाही आपको होता है, तो आपके अंदर आपके सारे, अब देखिए ना, हर आदमी अपनी तरह उसको बताता है, सूफ़ी कुछ अलग तरह बताते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। हज़रत ये जब आर्ट का एक पार्ट की तरह लेता हूँ सूफ़ी को मैं, वो कहते हैं मेरा जिस्म मानिंद रबाब है, एक-एक तार जलतरन। मुझे वाक़ई ऐसा लगता है हर आदमी की ऑब्ज़र्वेशन कहीं न कहीं अपने लेवल पर एक डिफरेंट है। का मर्तबा रखती है। तो मुझे लगता है जब ऑब्ज़र्व इंसान अच्छा करता है, तो उसकी सारे फ़नून और सलाहियतें उसकी चमक के बोलती हैं। तो एक कथा लिखा था मैंने, जब नज़र आया मुझे पहली मर्तबा कि खुदा मेरी सोच में नहीं समा सकता, अल्लाह मेरी सोच में नहीं आ सकता, और वो मेरी सोच से ज़्यादा बड़ा है। तो एक कथा लिखा, और मैंने ऑब्ज़र्व किया था ये अपने माँ-बाप को देख के। मेरे दोनों की डेथ हो गई, अम्मी-डैडी की, जी जी। और बहुत कम उम्र ही में हो गई थी। 24 साल का था जब अम्मी का इंतकाल हुआ, 26 साल का था जब डैडी का इंतकाल हो गया। तो बच्चा ही होता है आदमी, अच्छे। लड़का जो आदमी, मर्द ख़ास तौर पे। तो वो सब दौर से गुज़रते हुए मुझे ये याद है कि खुदा से डील्स चल रही होती थी। नमाज़, अरे यार आज नमाज़ छूट गई, आज काम नहीं हुआ, फलानी-फलानी, इस तरह की जो चीज़ें हर एक के ज़हन में कुछ ना कुछ होता है। तो मैं फिर जब अकेले रहते हुए बहुत ज़िंदगी का सफ़र गुज़रा, और फिर शादियाँ हुई, बच्चे हुए, तो उसमें कभी अकेला भी हुआ। एक वक़्त था जब एक तो तनाव हो गया था मैं, डैडी की डेथ के बाद। इस कराची वाले घर में मैं डिवोशन में था, वहाँ मैं अकेला बिल्कुल हो गया था। तो वहाँ जब आप बिल्कुल अकेले जाते हैं तो कहीं वो दिख रहा है ना कि मैं माँ-बाप 70 ज़्यादा होना तो मैं चाहता हूँ, बेशक। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने कहा और वो ना आए? हाँ। वो बस इंसान को देखना होता है कि वो कब क्या बात। राब्ता करे आपसे। आप तो राब्ता ज़िंदगी भर ही करने की कोशिश करते रहते हैं। और नहजुल बलागा में लिखा हुआ है कि उसकी इताअत करनी है। हम ढूँढते-फिरते खुदा को, कोई वजूद थोड़ी तो मिल जाएगा। तो खुदा का मिलना यही है कि वो आपसे उसका राब्ता हो जाए। तो पहली मर्तबा जब मैं तब अकेला था जो मैंने बताया, दूसरी मर्तबा जब मुझे स्टंट्स पड़ रहे थे उस दौर में मैं, तो एक खता लिखा मैंने, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन यही थी कि सयाहत का शौक़ है मुझे। मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया है, ट्रैवलॉग का, कराची आर्काइव। मैंने इन सब चीज़ों को जो जज़्ब किया, ऑब्ज़र्व किया, इससे एक कथा लिखा था। शायरी मेरी शुरू उस खते से हुई थी। तो मैंने लिखा था कि माँ-बाप को मैंने जिस तरह देखा कि दुनिया में माँ-बाप से ज़्यादा प्यार आपसे कोई कर ही नहीं सकता, खुदा के अलावा। कि जो उसने अपनी मिसाल दे दी कि मैं माँ से 70 ज़्यादा गुना ज़्यादा। जॉर्जिया के बीच पर मैंने कलरफुल पत्थर देखे। देखे आपने वो? इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी। तो मैंने लिखा, देखा मैंने साहिलों की सीपियों के रंग में, हर तरफ उड़ती हवा के रुख बदलते ढंग में। देखा मैंने साहिलों की सीपियों के रंग में, हर तरफ उड़ती हवा के रुख बदलते ढंग में, जुर्रियों के नक्श से बनते हिसाबों में मिला, दरगुजर करते रवैयों की
निसाबों में मिले। आहा, और आसमां खाली था मेरा जगमगाती रात। When you know everything, yeah, actually exactly, you know nothing. exactly. और आसमां खाली था मेरा जगमगाती रात में, फिर आशनाई के समंदर से हुआ सैराब में। हाँ, तो जिस खुदा को ढूंढने निकला था वो तो मर गया, अब खुदा जो सामने है मेरे वो कुछ और है। हाँ, वो जो इमेज था खुदा का जिसको मैंने अपने तरह से समझा हुआ था वो टूटा है। जिस दिन ब्रेक हुआ उस दिन मेरी शायरी स्टार्ट। मेरी पहली ये कथा जो मैंने लिखा, ये हमारे कल लोग बड़े नाराज हुए, तुमने क्या, वो समझ नहीं पाए बहुत से लोग, मैंने ज़्यादा सुनाना छोड़ दिया लोगों को, आज आपकी पॉडकास्ट में सुना दिया। एक्चुअली इट इज़ अबाउट द इमेज यू क्रिएट ऑफ अल्लाह ताला, जो कुल टोटलिटी सब कुछ वही है, उसका जिक्र सिर्फ कुरान नहीं है, उसका जिक्र आपका अपना जिक्र, ये कायनात की खूबसूरती का जिक्र भी उसी का जिक्र। तो जब ये जिक्र के बाद दीगरे मेरे सामने आया तो मुझे आयतें और दुनिया और माफिया जोड़ा जब मैंने, तो मुझे नजर आया कि जो हम सोचते हैं उससे बहुत अजीम और बड़ा है वो, और कितना है मैं ये भी नहीं बता सकता। वो लामुतनाही एक ऐसी ज़ात है, बिल्कुल इनफाइनाइट है। तो बस ये बताया मुझे कि जितना अच्छा मैं सोच सकता हूँ उससे ज़्यादा वो अच्छा है, जितना ज़्यादा मैं प्यार कर सकता हूँ उससे ज़्यादा वो प्यार करने वाला है, मेरी सोच से बाला था। अच्छा नदीम भाई, बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपकी शायरी का भी, और बड़ी अच्छी आपने हैवी बातें की। मैं इससे थोड़ा सा कनेक्ट इसलिए भी करूँगा क्योंकि मेरी अपनी वालदा का भी इंतकाल हुआ था व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। मेरे हाथ पे उनका इंतकाल हुआ, और मेरे वालिद भी, आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आई वाज अर्ली 20s और 23 समथिंग में होऊंगा मैं। तो अगर मैं बात करूं, मैं अभी आपके पूरा घर में भी देख के आया हूँ, आपकी जगह जगह पे आपने आपने वालिद वालदा की तस्वीरें लगाई हुई हैं, यहाँ भी यहाँ पे भी लगाई हो, बल्कि आपने एआई से जनरेट तक भी करी हुई है। इट इज टची क्वेश्चन एज वेल, हाउ मच यू मिस योर मम एंड डैड, एंड कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो हर वक्त उनकी दुआएं और उनकी चीज़ें हमको लेके खींच के चल रही, क्योंकि हमने बहुत टफ टाइम गुजारा। मैंने भी अकेला इस कराची शहर के अंदर जब अपना टाइम गुजारा है, मैंने तो अंदाज़ा ये करा कि इट्स नॉट दैट इजी। जो लोग समझते हैं आज हम अगर किसी मकाम पे हैं, चीज़ों पे हैं, हमने एक ज़िंदगी के अंदर पूरे अपने आप को टूटते हुए देखा है, और फिर अल्लाह के करम से बनते हुए भी देखा है। व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट योर मॉम एंड डैड राइट नाउ एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एवरी डे यू कनेक्टेड एंड जस्ट लाइक एंड यू मिसिंग देम एज वेल। देखिए, मुझे लगता है कि फितरती तौर पर इंसान को इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया है रब ज़ुल जलाल ने, रब रहीम ने, कि अगर वो अपनी फितरत से ना लड़े तो वो बहुत अच्छी तरबियत कर सकता है। किसी भी जी रूह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने वालिदैन से ही होगी। मुझसे जो बड़े भाई साहब हैं, मेरे दोनों भाई, मेरी बहन मेरे माँ बाप का दर्जा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उन्हें। और मेरे एक भाई ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे पाला है, जीजा भाई। और उससे जो छोटे वाले भाई हैं, मोमिन नाम है उनका, वो बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। वो दूसरा इंसान है जो मेरे उस्तादों में से, शायरी में भी और ज़िंदगी के दीगर मामलात में। रूफ़ी उनको हम प्यार से कहते हैं, रूफ़ी भाई। और मेरी बहन है मीना, उसका नाम है। ये 3 लोग जो हैं ज़िंदगी में मेरी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी मेरी फितरत बोल रही है इस वक्त कि जो मैंने लिया है उसका जो मुझे मिला है, एहसान जो मुझ पे हुआ है, जो भी एहसान हुआ है, तरबियत की शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में, हम क्या अल्लाह का प्यार करने का एहसान लौटा सकते हैं? अल्लाह को लौटा ही नहीं सकते। उस तरह ना हम माँ बाप को लौटा सकते हैं, ना हम ऐसे असतज़ा और बहन भाइयों को लौटा सकते हैं जो माँ बाप जैसा प्यार करते हैं। और मैं अपने बहन भाइयों को या उन चंद उस्तादों को, हुसैन मुर्तज़ा मेरे उस्ताद जैसे, इनको इसलिए अपनी ज़िंदगी में वो दर्जा देखता हूँ उनका, जो सही इंसान का दर्जा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हक़ अदा किए हैं बेहतरीन। तो उसी तरह माँ बाप को चाहना जो है ना, एक्चुअली ज़िंदगी का हक़ अदा करना है, और ये फितरत के अंदर है। कुछ लोग जो इमोशनल होते हैं और मीडियम्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप और मैं हैं और बहुत से लोग इस तरह हैं, उनको एक खूबियत होती है कि उसको महसूस ज़रा ज़्यादा, जिसको हम आम तौर पे इमोशनल पीपल कह देते हैं। जी, मगर एक्चुअली मुझे लगता है इंसान का इंटेलेक्चुअल और इमोशनल तवाज़ुन बराबर होना ही सही इंसानियत है। क्योंकि अगर वो महसूस करने की सलाहियत से आ रही है
या उससे मतलब उसको नहीं समझ सकता, तो मुझे लगता है वो इंसानियत नहीं अचीव कर पाता। तो ज़रा सा भी ज़्यादा छोटा सेंसिटिव इंसान माँ बाप के प्यार को बहुत अच्छी तरह, ख़ास तौर पे मेरे आपके मीडियम्स में से कोई हो, अगर पेंटर, आर्टिस्ट, राइटर या कोई भी इस तरह मुंसलिक फ़नून लतीफ़ा से, वो उसको अच्छी तरह बता सकता है, महसूस अच्छी तरह करके बता सकता है। तो ये फ़न मेरे अंदर इस तरह झलकता है कि अब जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि बजाय इसके कि डेकोर में पेंटिंग्स और मुख्तलिफ स्टैचूज़ और ऐसी चीज़ें लगाई जाएँ और घरों में रखी जाएँ, ख़ास तौर पे ये जगह जहाँ हम बैठे हुए, मैंने ये प्रेफ़र किया कि यहाँ माँ बाप की तस्वीरें हों, बुज़ुर्गों की यादें हों और दोस्तों की तस्वीरें हों। आप देखिए मेरे पूरे घर में, आपने ज़िक्र किया यही है, मगर हर कमरे में हर जगह माँ बाप की तस्वीरें हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि बात थोड़ी सी फ़लसफ़े वाली है और जुमला थोड़ा-सा आर्टिस्टिक है, मगर उसमें मतलब समझ में आ जाएगा कि मुझे लगता है खुदा माँ बाप की आँखों से देखता रहता है मुझे। तो वजूद में अगर मैं खुदा को कभी चाहता है ना कि खुदा हो, अब गले लगे हों उसके, बड़े-बड़े बुज़ुर्गों ने भी ये इस तरह की बातें की हैं ना। तो अगर खुदा को वजूद में तलाश करना है आपको, तो वो तो नहीं मिल सकता। मगर माँ-बाप खुदा जैसे लोग होते हैं बिल्कुल। मिसाल दी ना ये मोहब्बत। मैं मुझे कोई गलत नहीं साबित कर सकता इस पे, क्योंकि खुदा ने खुद मिसाल दे दी कुरान में। तो अगर वो कह रहा है कि 70 ज़्यादा गुना मैं तुम्हारे माँ-बाप से या माँ से ज़्यादा चाहता हूँ, तो फिर मैं ये कहना मेरा गलत तो नहीं होगा ना कि माँ-बाप जो हैं वो खुदा जैसे ही लोग होते हैं। तो खुदा जैसे लोग, आप कैसे उनका एहसान उतार सकते हैं या उनको याद किए बिना रह सकते हैं? तो मैं तो कब्रिस्तान भी जब जाता हूँ तो बात करता हूँ बैठ के आराम से, मुझे यकीन होता है कि मेरी बात और कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि फ़लसफ़ा तो ये है ना कि मर गया तो बस बंदा चला गया, वजूदी तौर पे चला जाता है, वजूद की जो हमारा जी, जी। मादा है। मगर इंतकाल उर्दू का एक लफ्ज़ है और उसका नाम है मुंतकिल होना। जी। तो एक्चुअली द एनर्जी ट्रांसफर्स, शक्ल बदल जाती है उसकी। तो मुझे यकीन है वो जब चाहते हैं मुझे देख सकते हैं, मैं जब चाहता हूँ उनसे कोई कम्युनिकेशन अपनी तरफ से तो कर सकता हूँ। फिर वो ख्वाब में जवाब आते हैं या जिस तरह भी हो, ख्याल आता है। खुदा फरमाते हैं कि मैं अपने नबियों से वही करता हूँ और अपने आम बंदों से इल्हाम करता हूँ। तो राब्ता जब वो है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसका मतलब है कि आप उनसे राब्ता रख सकते हैं। हाँ, स्टेट बदल गई है, मेरी इस दुनिया के लिए अब वो यहाँ नहीं है। नहीं। तो वो जिस जहाँ पे भी है वहाँ मेरा बहुत सारा प्यार पहुँच तो सकता है। हो सकता है मेरी अम्मी या मेरे अब्बू मुझे उन तस्वीरों को प्यार करता देख के बहुत खुश होते हों। ये बड़ी आम सी बात है और लोग बचकाना समझते हैं इसको, मगर मेरी थ्योरी बड़ी अलग है। मैं आज भी अपनी मन की बहुत सी ख्वाहिशें पूरी करने अपने पुराने इलाकों में जहाँ मैं रहा करता था वहाँ जाता हूँ, उन दुकानों से खिलौने भी खरीद लाता हूँ और जमा भी करता हूँ, कभी डिंकीज़ खरीदता हूँ मैं। लोग बहुत हैरान होते हैं, ये क्या? मेरी वाइफ बोलती है, ये क्या रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को इतना शौक है? मुझे नहीं पता। अच्छा नदीम भाई, कुछ लोग जो जिनके माँ बाप ऑलरेडी हैं और वो अपने माँ बाप की वो कदर नहीं करते जो कदर तो करनी चाहिए। आखिर में अगर उनके लिए कोई मैसेज रह जाए और एक आपकी कोई ख्वाहिश, क्योंकि देखिए मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे माँ बाप होते, मेरी माँ होती और मेरी शादी होती, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा करता, मैं अपनी गाड़ी में उनको आगे बिठाता। छोटी छोटी सी एक बचपन वाली ख्वाहिश थी मेरी कि ज़िंदगी के अंदर जो नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि जिनके माँ बाप अभी जिंदा है उन औलादों को क्या चाहिए कि कदर कर लो, ये फिर मौका, ये एक चीज़ वापस नहीं आएगी। देखिए, बड़ा मनफी सा जुमला है, मगर मुझे लगता है कि बदनसीबी जिसको हम कहते हैं ना, वो आपकी एहसान फरामोशी और आपकी तबीयत में किसी के एहसास के कम हो जाने का नाम है। और वो लोग बदनसीब हैं जो अपने मोहसिनों को और अपनी मोहब्बत करने वालों को, ख़ास तौर पे अपना सबसे बड़ा वसीला दुनिया में उनके वजूद, उनकी हकीकत, उनके होने की वजह जो माँ बाप हैं उनको भूल जाते हैं। बड़ी तकलीफ़देह बात है, बदनसीबी इसको कहते हैं कि एहसास ख़त्म हो जाए कि वो क्या थे आपके लिए। और मेरा पैगाम तो मेरे हिसाब से, अगर किसी ने ये पॉडकास्ट जो देख रहा है उसको ये बात मिल गई होगी, नज़र आ गई होगी कि जब मैंने इतनी दफ़े कह दिया कि इंसान अपने खालिक से कैसे इनकारी हो सकता है और जो हो सकता है वो बदनसीब तरीन है, तो माँ बाप का मैंने बार बार ऐसे ही जिक्र ज़िक्र जो करके।
तो उनको भूल जाना या उनका ख्याल ना रखना। मेरा एक दोस्त है आमिर हसन, आप भी जानते हैं उसे, उसकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ है। सोच नज़रिए ज़िंदगियाँ अलग अलग हो जाती हैं, मगर माँ बाप वहीं रहते हैं। तो वो अपनी माँ के लिए ओल्ड होम बनाना चाहता था और अभी भी चाहता है। मुझसे उसने कहा कि यार तुम यहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ देखो कि कोई घर, पुरानी बात है 5-6 साल पुरानी, तो राब्ते में बहुत कम है आमिर हसन, मगर ये जज्बा हर एक में होना चाहिए। मेरे जितने दोस्त हैं, मैं उनको अपने माँ बाप का इतना ख्याल करते हुए देखता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं उन लोगों में जी रहा हूँ जिनमें ये एहसास बाकी है। मेरे जितने भी करीबी दोस्त हैं, शिदात आवाज़ मेरा बहुत करीबी दोस्त है, जो और मेरे दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो मेरे माँ बाप को भी वैसे ही चाहते हैं, इंक्लूडिंग दीज 2 पीपल, स्पेशली फ़ख्र आला। वो मेरे माँ बाप को भी वैसे ही याद करते हैं। तो इंसान अपने अमल से और अपने इन जज्बों से, इन एहसासात को अहमियत दे के जो खुदाई तौर पे मिले हैं उसको सिर्फ तो मतलब आपके अंदर आपके इंग्रेडिएंट्स में थे और आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो लोग लकी हैं जो उनको जानते हैं और इस्तेमाल करना जानते हैं। इन दी एंड सोचो, क्योंकि यही वो गाना है जिसकी वजह से हम सब के अंदर एहसास भी है। और मैं चाहूँगा कि इस गाने के बारे में बड़े लोग बात करते हैं, जब ये यूट्यूब और ये सब मीडियम्स नहीं थे तो ईमेल्स आती थी, तो जब ये गाना रिलीज़ हुआ है तो मुझे किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, सोहेल नाम था या क्या नाम था, अगर मेरी बात सुन रहे हो, हयात हो वो, तो मुझसे रब्ता ज़रूर करें। उनका एक लेटर आया कंबाइन, जो गज़नफ़र साहब का, जी एक दिन मुझे वहाँ पर खुर्शीद साहब ने बुला के बताया, जो उनके वो चलाते थे वो सब, कि जाफ़री आपके लिए मेल आई है जिसमें एक साहब हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, वो ख़त था पूरा और उसमें लिखा हुआ था, उनकी कंपनीज़ के 12-13 बिज़नेसों के कार्ड लगे हुए थे, कि बताया उन्होंने कि वो ज़िंदगी में कितने कामयाब हैं और उनकी कोई बहन है जो बीमार थी और मेरा गाना सुन के उनको ज़िंदगी में वापस वो अपनी शी इज़ बैक टू लाइफ। मैं बड़ा उसमें बच्चा था, उसे पता नहीं था 19-20 साल की उम्र थी। इसकी अहमियत जो मेरे लाशऊर से फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए बाहर आया, वो इतना बड़ा खुदा का तोहफ़ा है इस एहसास के साथ जो मेरे अंदर है। फिर जुनैद अकरम ने इस पे पॉडकास्ट किया है, 3 सॉन्ग्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। आप लोग भी देखिएगा जब भी मौका मिले। जुनैद अकरम का पॉडकास्ट है, बड़े अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे टॉपिक्स पर बात करते हैं, खल्ली वल्ली बोलते हैं बहुत। जी पल्ले उन्होंने लिखा है 3 सॉन्ग्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। उन्होंने सोचो कभी का बहुत तफसील से जिक्र है, वो यूट्यूब पे है, यही टैग है उसका। और इसके अलावा मेरे गाने बनाने में जो बहुत बड़ा मकसद ये शामिल है, हर टॉपिक पे गाना बनाना मेरा मकसद है, मगर ये मकसद कि एक इंसान और अपनी इस्लाह के लिए भी गाना बनाया, इंसानियत के लिए। वो गाना बड़ा उसने हमें जिए किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का, वो पूरे हुए हैं सब वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी जात से, क्या जी रहे हो तुम बेगाने जिंदगी, सोचो कभी, सोचो भी। इधर बात करते करते गला वाला बैठ चुका। सही। अच्छा जी, एक और मेरा फेवरेट गाना में से एक फेवरेट गाना जिसमें आपने इंतहाई जबरदस्त एक्टिंग करी थी। हाँ जी हाँ, उससे मेरा एक्टिंग का स्टार्ट था एक्चुअली। उसके बाद सारा काज़मी ने मुझे अपने प्ले में लिया था, तुमसे कहना था, वो गाना। I'm dedicating this song to someone. Okay. Geo podcast. सुना मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। देखो मेरा दिल बेकरार,
मेरा प्यार ये तुम्हारा है हमेशा से, ये तुम्हारा है हमेशा से। वाह 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 वाह, क्या बात है नदीम मैं भाई, बैठा बस रहा हूँ क्या कि बहुत सारी चीजें मैं सही से बता नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट की सेटिंग की वजह से ये मैं कीबोर्ड थोड़ा सा राइट कर लूंगा तो मेरे हाथ गलत कीज पर नहीं पड़ेंगे। If you allow me to, हाँ हाँ हाँ, I'll let सही, it go on air. हाँ सही Let it सही go on. सही सही। सुनो मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। सर मजा आ गया ये, और ये गाना सुन के एग्जैक्टली हम उसी दौर में पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई आपके प्यार का, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। ये देख के इतनी खुशी हो रही है कि आपकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी औलाद दी है, इतना अच्छी फैमिली दी है, और आपके बेटे भी म्यूजिक इंडस्ट्री फील्ड के अंदर भी आ रहा है, और एक जो है ना कहा जाएगा कि एक नए दौर का आगाज करने वाले वो भी। और वो उनकी गाने जब सुनते तो कैसा लगता है आपको, उनकी वोकल्स सुनते कैसा लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना माँ के पेट से बच्चे को आवाजें आने लगती है। तो स्टूडियो था मेरे घर में ही, और मैं एक पैशनेट म्यूजिशियन हूँ, कुछ ना कुछ बजाता रहता हूँ। तो वो बच्चे ट्रेंड आए इस दुनिया में। अच्छा, तीनों मेरे बच्चे, मेरी बेटी जहरा, अच्छा, मेरी सबसे बड़ी बेटी सफ़ा, उसने स्कूल में बेस्ट कीबोर्डिस्ट का अवार्ड लिया 6 साल पहले। सबसे बड़ा बेटा मेरा आलियान, बहुत अच्छा गिटार बजाता है और बहुत अच्छा गाता है। अली तो मेरा बेटा है, वो बॉर्न कंपोजर है। अच्छा, वो छोटा सा था, 4 साल का, तब से पूरी ट्यून अरेंज्ड बनाता था। बाबा दिस इज पीस, दिस इज इंट्रो, दिस इज एंडिंग एंड दिस इज गिटार ओवर हियर। उसका जहन इतना क्लियर था, वो गाता है इतना डिफरेंट गाता है, वो दोनों की गले बिल्कुल। विश देम बेस्ट ऑफ लक। हम उनका डेफिनेटली पॉडकास्ट करेंगे और उनको भी दिखाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले वही हैं और वही आगे लेके चल रहे होंगे। नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।